डिस्क्लेमर, इस कहानी में दर्शाए गए कुछ पात्र काल्पनिक हैं, जबकि कुछ पात्र और घटनाएं वास्तविक जीवन से प्रेरित हो सकती हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर फिर भी किसी मादर चोद के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो अपनी मां छुदाए। धन्यवाद। इतिहास की चाल धीमी जरूर होती है, पर इसके कदम हमेशा पुराने निशान ढूंढ ही लेते हैं। यहां भी वही कहानी फिर लिखी गई, किरदार बदल गए, पर इंसान की फितरत और हालात की सच्चाई वैसी ही रही। मैं हूं हारिस रेयान आदम। नाम छोटा है, मगर इसके पीछे की खामोशी पूरी एक उम्र की कीमत लेकर बैठी है। लोग पूछते हैं मैं कहां से हूं। पहले मैं कहता था ये पेशावर, फिर एहसास हुआ मेरी नसों में दौड़ता खून नौशेरा की सरहदों से बहकर आया है, खैबर पख्तूनख्वा की उस सख्त हवा से जो आदमी को या तो तोड़ देती है या फिर लोहे की तरह गढ़ देती है। और मैं टूटा भी हूं और गड़ा भी। मेरे बाबा शाहमीर रेयान आदम, उनकी आंखों में जो आग थी वही आज मेरी रगों में जल रही है। मेरी अम्मी आयशा रेयान आदम, उनकी आंसू भरी दुआएं और उनका डर, दोनों ने मुझे वो आदमी बनाया जो आज इस अंधेरे से बाहर खड़ा बोल रहा है। ये कहानी मेरी है, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने नहीं चुनी। बस इतना जान लो, जहां मैं पैदा हुआ था वहां किस्मत कभी सीधी लकीरें नहीं खींचती। मेरे बाबा जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, जिसका नाम सुनते ही उनके चेहरे पर घिन उतर आती थी, जिसका जिक्र होते ही उनका खून खौल उठता था, किस्मत को शायद यही तमाशा पसंद था, क्योंकि उसी इंसान की बेटी मेरी जिंदगी के लिए चुनी गई थी। अना दिलावेज नवाब की बेटी रानिया महरूख नवाब, एक ऐसा नाम जो आज भी मेरे कानों में जहर बनकर उतरता है। जो उसने मेरे साथ किया वो कोई कहानी नहीं थी, वो मेरी रूह पर लिखा गया एक जख्म था। मैं उसे भूलना चाहता हूं, हर रोज हर रात। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो किताब से फाड़े नहीं जाते। वो मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे मैं जितना जलाना चाहूं वो उतना ही गहराई से जलाता है। और मिस रानिया महरूख की मैं उसकी वो हालत करूंगा। वो अपनी आने वाली नस्लों को बैठाकर सिर्फ एक बात बताएगी, कभी भी किसी मासूम इंसान के दिल से मत खेलना, क्योंकि जो मासूमियत को तुम कमजोरी समझते हो ना, वो कमजोरी नहीं होती, वो सुलगी हुई आग होती है जो वक्त आने पर ज्वालामुखी बनकर सब कुछ जला देती है। मासूम इंसान जब तक सहता है तब तक खुद से लड़ता है, लेकिन जिस दिन वो हैवानियत पर उतरता है ना, उस दिन वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है। न रिश्ते दिखते हैं, न चेहरे, न अंजाम, फिर न रहम बचता है, न चेतावनी। बस एक ही चीज बचती है, सबक। एक ऐसा सबक जो उम्र भर याद रहता है। दिल से खेलने वालों को कभी न कभी उसी दिल की आग का सामना जरूर करना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी औरत पर आंख बंद कर भरोसा किया, उसने अपनी ही बर्बादी की कहानी लिखी। इस दुनिया में अगर भरोसा करना ही हो ना, तो अपने जानी दुश्मन पर कर लेना, कम से कम वो सामने से वार करेगा। मगर किसी औरत के आंसू पर कभी भी मत करना, क्योंकि आंसू जब हथियार बन जाए तो सबसे मजबूत दिल भी ढह जाता है। जिसने उन आंसुओं को सच मान लिया, उसने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मुझसे भी यही गलती हुई थी, जिसकी कीमत मैंने बहुत भारी चुकाई, लेकिन अब वह गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे आज भी याद है वो हर लम्हा, वो हर शब्द जो उन्होंने बार बार मुझसे कहा, मुझे भूल जाओ। इतनी दफा बोला उन्होंने ये कि जैसे हर बार मेरे दिल पर एक नई लकीर खींचती चली गई। मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे बेहतर मिल गया है। मैं खामोश रहा, क्योंकि शिकायत करने से मोहब्बत लौटती नहीं। पर आज भी हर याद में, हर ख्वाब में वो आवाज गूंजती है, मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे बेहतर मिल गया है। और मिस रानिया महरूख का बेहतर था। तो मिस रानिया महरूख के लिए वो बेहतर थे। एक दर्जी
हाँ, वही जो कपड़ा सिलता है। वो चूतिया का नाम था फैजान नायब। ये चूतिया मिस रानिया महरूख का दूर का रिश्तेदार था, नाते में मामा लगता था। और फिर भी मिस रानिया महरूख इसी इंसान के खातिर मुझे जान से मारने के लिए राजी हो गई थी। सोचिए जरा, ये कोई बरसों पुरानी कहानी नहीं थी, ये कोई उम्र भर का साथ भी नहीं था। इस महान इंसान को मिस रानिया महरूख की जिंदगी में आए हुए बस 2 हफ्ते ही हुए होंगे, सिर्फ 2 हफ्ते। और इन्हीं चंद दिनों में मिस रानिया महरूख को इनसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। ऐसी मोहब्बत जो इंसान को अंधा भी कर दे और बेखौफ भी। इस चूतिए को लगने लगा था मैं हार चुका हूं। हाँ रे मादरचोद, तू मुझे हरा पाया क्योंकि मेरा ही सिक्का खोटा निकला जिस पे मैंने दूसरी बार भरोसा किया। मादरचोद वही रंडी निकली। खैर, इट्स ओके। और ये दोनों मादरचोदों को लगने लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा, पर ये दोनों साले भूल गए थे कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। कहानी आज से लगभग 5 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन मैं शुरुआत में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब जब मैं उन शुरुआती दिनों को याद करता हूं तो मेरे अंदर एक अजीब सी घिन भर जाती है। ये बात है मेरे बर्थडे के कुछ दिनों बाद की। 17 अगस्त की सुबह थी। उस दिन मेरे फोन पर एक मैसेज आया। आरिज, तुम्हारा मैसेज अम्मी ने देख लिया है। मेरा फोन चार्ज पर लगा हुआ था और तुम्हारा मैसेज बार बार आ रहा था। अम्मी को शक हो गया। उन्होंने मेरा फोन चेक किया। अब अम्मी को सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया है। जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज किसी ने मुझसे छीन ली हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अब आगे क्या होगा। जब मैंने ये बात सुनी कि रानिया का फोन उसकी अम्मी ने छीन लिया है और उन्हें सब कुछ मालूम चल गया है, तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। दिल बेचैन होने लगा, सांसें जैसे भारी हो गईं। मेरा दिल बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे रानिया जैसे भी चाहिए। मैं अब उसके बिना नहीं जी सकता। उसकी याद मेरी हर सोच में थी, मेरी हर दुआ में थी। ये डर सिर्फ खोने का नहीं था, ये डर था खुद को खो देने का। रानिया ने मुझे एक मैसेज में यह भी कहा था कि अम्मी ने बोला है आज बाबा को सब कुछ बता देंगी, लेकिन उसकी अम्मी ने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद रानिया से मेरी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। रानिया किस हालत में है, वो कैसी है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं इधर बेचैन रहने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया से मेरा रिश्ता टूट गया हो। मैं खुद को एक कमरे में बंद करने लगा। दिन रात बस रोता रहता था। मैं अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता था, रो रो कर दुआ करता था, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं अब कभी रानिया से इरिटेट नहीं होऊंगा, अब उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बस एक मौका दे दे मेरे मौला। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन 1 सितंबर को मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में था, हाय मैं रानिया। रानिया से मेरी कुछ देर बातें हुई। फिर रानिया ने बोला कि नाशुक्रा से बात कर लो। नाशुक्रा बोला कि आप पैसा डालिए, मैं बाजी के लिए फोन खरीद देता हूं। ये वही दलाल है जो अपनी ही बहन की दलाली करता है। जब उस वक्त ये बात सुना कि नाशुक्रा भी हम दोनों की मदद कर रहा है, तो दिल को थोड़ी शांति मिली। इसके अगले ही दिन मैंने नाशुक्रा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। उस वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि मेरे लगभग सारे पैसे इन्वेस्ट हो चुके थे, लेकिन जितने भी पैसे मेरे पास थे मैंने सब ट्रांसफर कर दिए। और नाशुक्रा से बस इतना कहा, तुम फोन खरीद लो। नाशुक्रा ने अगले ही दिन फोन खरीद लिया। फोन आने के बाद रानिया कभी कभी नाशुक्रा से डेटा लेकर मैसेज करने लगी, क्योंकि
रानिया के पास उस वक्त कोई सिम कार्ड नहीं था। कुछ वक्त बीतने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि यह सिम कार्ड रानिया तक पहुंचा दो, और यहीं से शुरुआत हुई मेरी बर्बादी की। उसके बाद फिर से वही सब शुरू हो गया। रात रात भर बातें होने लगी जो दिल को सुकून भी देती थीं और कहीं ना कहीं डर भी। धीरे धीरे जिंदगी फिर से अपनी पटरी पर लौट आई। बिखरे हुए लम्हे वक्त के साथ फिर से जुड़ने लगे, और वक्त के साथ साथ मैं रानिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा और उस पर भरोसा भी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर हमेशा जिंदा रहता था। डर इस बात का कि कहीं फिर से रानिया का फोन उससे छीन न लिया जाए। ये डर कभी सोता नहीं था, हर वक्त मेरे साथ रहता था। मैं बार बार रानिया से कहता रहता था, फोन संभाल कर रखना, और रानिया मुस्कुराकर बस इतना कहती थी, ठीक है तुम टेंशन मत लो। पर एक सच मेरी अम्मी को पता था कि रानिया नवाबों की नस्ल है, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि अम्मी को यह भी पता था कि रानिया अना दिलावेज नवाब की बेटी है, वही अना जिसने मेरे बाबा को बर्बाद किया था। पर फिर भी ये सब जानने के बाद भी मेरी अम्मी रानिया को बहुत मानती थीं, अपनी बेटी की तरह। लेकिन अम्मी के दिल में डर था, कहीं वो भी अपनी अम्मी की तरह धोखेबाज न निकल जाए। पर अफसोस अम्मी का डर सही था। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात सच कह गए हैं कि बेईमानों की नस्ल हमेशा बेईमान ही निकलती है। बेईमानों की नस्ल से वफादारी की बू कभी भी नहीं आ सकती। और मैं ये बात भूल गया था कि मिस रानिया महरूख नवाब दिलावेज की नस्ल है। वो नवाब जो अपने बाप को सत्ता के लिए जान से मारने से पीछे नहीं हटा। पर नवाबों की नस्ल में एक बात अक्सर कॉमन पाई जाती है, वो दुनिया को आईना नहीं पर्दा दिखाते हैं। बाहर से तहजीब, शराफत और ऊंचे उसूलों का लिबास, और अंदर बस सड़ांध, घिन और खुदगर्जी। लोग कहते हैं कि खानदान बड़ा हो तो किरदार अपने आप बड़ा हो जाता है, मगर सच ये है किरदार खानदान से नहीं ज़मीर से पैदा होता है। और यही सच मिस रानिया महरूख नवाब पर भी लागू होता है। दुनिया के सामने मुस्कुराती हुई, सभ्य, आदर्शों की मूरत, हर महफिल में शरीफ, हर बात में सलीका। लेकिन जो मैं मिस रानिया महरूख नवाब के बारे में जानता हूँ वो कोई और नहीं जानता। मैंने उन्हें बहुत ज्यादा करीब से देखा है। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा नहीं निकलता, और बुरा हमेशा बुरा नहीं होता। और वही एक गलती मुझसे भी हुई थी। मैंने अपनी दोस्त रजिया को बुरा समझा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मिस रानिया महरूख के बारे में सच बता दिया था। खैर, बीता हुआ कल वो एक बंद किताब है, न मैं उसके पन्ने फाड़ सकता हूँ, न उन पर फिर से कुछ लिख सकता हूँ। पर आने वाला कल वो अभी खाली है, और पहली बार वो मेरे हाथ में है। और आज मुझे कुछ बातें कहनी है उन लोगों के बारे में जो खुद को मेरा दुश्मन समझ बैठे हैं। अगर कोई इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिकाऊ लड़की है तो वह है मिस रानिया महरूख नवाब। नवाबों के खानदान से आने वाली पर इस रंडी को कोई भी खरीद सकता है, कोई भी ऐरा गैरा सड़क छाप इंसान खरीद सकता है। पहली बार इन्हें किसी ने खरीदा था तो वह था एक नेपाली, और दूसरा था एक दर्जी। एक दर्जी से भी बिक जाती है ये रंडी। तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है, एक दर्जी भी खरीद लेता है तुझे। किसी ने मुझसे कहा था, इन 2 कौड़ी की लौंडियों को बस बिस्तर तक ही सीमित रखो तो अपनी औकात में रहती हैं सब। लेकिन अगर बिस्तर से उठाकर दिल में जगह दो तो अपनी औकात भूल जाती है। अगर कोई मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है मिस रानिया महरूख नवाब। इस रंडी के लिए मेरी जिंदगी में बस एक ही चीज है, वो है इस रंडी की मौत। अगर जिंदगी ने मौका दिया इस रंडी को अपने हाथों से सजा देने का तो मैं इसे अपने हाथों जिंदा दफन करूंगा, और रंडी अपने बाप को
उमर महरूख नवाब को एक बात बोल देना, अगर तेरे बाप के गांड में दम होगा तो जो भी बोलना होगा मुझसे बोले। अगर है तेरे बाप में दम तो मुझसे मिले, तेरे बाप को भी नंगा करूंगा और तेरे पूरे खानदान को भी। क्योंकि मैं ना ही नौरोज आदम हूं और ना ही शाह मीर आदम। और मिस्टर दर्जी साहब, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वो एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत कि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। कुछ सालों बाद एक भिखारी आता है उस राजा और उस लड़की के बीच। लड़की ने उस भिखारी में क्या देखा कि राजा को छोड़कर भिखारी की मोहब्बत में अंधी हो गई। जब भिखारी ने देखा कि लड़की मेरी मोहब्बत में पागल हो चुकी है तो उसके मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि भिखारी अपनी औकात से बड़ा हाथ मार चुका था। भिखारी ये भी जानता था कि राजा इस लड़की से बुरी तरह से खेल चुका है, फिर भी भिखारी की लार टपकना बंद नहीं हुई। किसी ने सच ही कहा है, जब लंगूर के हाथ में अंगूर पड़ जाए तो लंगूर अपनी औकात भूल जाता है।